नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, युवा रिपोर्टर हैं। उम्र उनकी कुल 25 साल है। पत्रकारिता में लगभग 4-5 साल का तजुर्बा है। लेकिन शानदार रिपोर्टिंग के लिए और कई मौकों पर ऐसी कवर स्टोरी के लिए, जैसी कवर स्टोरी करने का जोखिम आमतौर पर आज का मीडिया नहीं उठाता है, ऐसी कवर स्टोरी करने के लिए सौरभ दास कुछ-कुछ महीनों पर चर्चा में रहते हैं। बीते 4-5 दिनों से सौरभ की एक स्टोरी, कवर स्टोरी की बहुत चर्चा हो रही है। वो कवर स्टोरी है कैरवान मैगजीन की एक कवर स्टोरी, जो मैगजीन में लगभग 45 या 44 पन्ने में छपी है। और ये कवर स्टोरी जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, उनकी प्रोफाइल, उनका अतीत, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनके पिता के दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ की पढ़ाई, उनके दोस्त, जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कॉलेज में कौन पढ़े, जब विदेश में वो पढ़ाई कर रहे थे तब उनके साथ कौन लोग थे, उनके साथ के जजेज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर, जब चंद्रचूड़ सीजेआई थे, माफ करें, चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तब जो वहां लॉयर थे, या बॉम्बे हाई कोर्ट में जब चंद्रचूड़ जब जज बने तब, तो उन सब से जुड़े हुए लोगों से सौरभ दास ने बात की और उसके बाद ये कवर स्टोरी लिखी, जिस कवर स्टोरी के साथ ही मैं कहूंगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे 2016 में, उनकी नियुक्ति हुई थी मई 2016 में, और उसके शुरुआती 3-4 सालों में उन्होंने कई फैसले ऐसे दिए, उस फैसले से उनकी एक ऐसी छवि बनी कि अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार, मौलिक अधिकारों के पैरोकार, नागरिक अधिकारों के पैरोकार के तौर पर, और कई जगह कई ऐसे फैसले जो सरकार को असहज करने वाले फैसले थे। उन्हीं फैसलों के बीच 2019 का वो फैसला भी है, राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद का फैसला, जब बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन उसके बाद फिर जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और जब रिटायर कर रहे हैं अगले 3 दिन बाद, तब उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उनके दिन होंगे उस 730। तो जस्टिस चंद्रचूड़ के पूरे करियर को, पूरे उनके फैसले को, उनके बारे में उनकी छवि को, और उस छवि में या उनके साख पर जो बट्टा लगा है, उनकी वजहों को सौरभ ने अपनी कवर स्टोरी के जरिए तलाशा है, लोगों तक पहुंचाया। मैं 35 साल के अपने तजुर्बे में कहूं तो बहुत बार चीफ जस्टिस को लेकर बहुत विवाद हुए, भारत के चीफ जस्टिस को लेकर बहुत विवाद हुए, विवादित फैसले हुए, यहां तक कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जो पिता थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनके फैसले को लेकर बहुत विवादित थे और विवाद में थे, और उनकी प्रॉक्सिमिटी सत्ता से, इंदिरा गांधी से, उस पर बहुत कुछ लिखा बोला जा चुका है। लेकिन किसी सर्विंग चीफ जस्टिस पर मुझे याद नहीं आता कि इस तरह के से किसी रिपोर्टर ने ऐसे 40-45 पन्नों की कोई स्टोरी लिखी जिसमें महीनों की मेहनत लगी, और उसके साथ एक जो प्रतिमा बनी थी चीफ जस्टिस की, जस्टिस चंद्रचूड़ की, उस प्रतिमा को बहुत झटका और धक्का भी लगा। उस साख को बट्टा कैसे लगा, किन सवालों से लगा, किन फैसलों से लगा, किस रवैये से लगा, उसकी भी पड़ताल सौरभ ने की है। तो मैंने सोचा कि सौरभ दास, जो सौरभ मेरे से उम्र में आधी उम्र के हो, आधी से भी कम के हो, अगर मैं अपनी उम्र को हाफ करूं तो उससे भी 4 साल छोटे हो तुम, तो मुझे लगा कि ऐसे युवा रिपोर्टर जो इस दौर में इस तरह की पत्रकारिता करते हैं और सर्विंग चीफ जस्टिस पर क्रिटिकल होकर इतनी रिसर्च के साथ लिखना, तो ऐसे रिपोर्टर को आपके सामने लाया जाए, उनकी बात भी सुने, क्या उनका तजुर्बा रहा, और उसके बाद कैरावान की इस कवर स्टोरी में, इस मैगजीन में क्या खास बात है जो बार बार जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं 2-3 दिनों से, और सैकड़ों लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, देश के बड़े बड़े एडवोकेट, पूर्व जो कानूनविद हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लगातार सौरभ की स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगा सौरभ से बातचीत की जानी चाहिए। बहुत स्वागत है सौरभ आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत धन्यवाद अजीत सर बुलाने के लिए। एंड बहुत सा मतलब रिसेप्शन काफी अच्छा हुआ है स्टोरी का, एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने भी इसको पिक किया आपके पिछले शो में भी, एंड काफी विस्तार में चर्चा किया, नॉट जस्ट ये स्टोरी पे, लेकिन ओवरऑल जो एक चीफ जस्टिस के टेन्योर पे एक मीडिया का होना चाहिए ग्लेयर, वो आपने किया कल, एंड बहुत मजा आया देख के शो। लेकिन चलो उस पर हम बात करने से पहले जरा तुम्हारा परिचय दर्शकों से भी कराएं और मैं भी समझूं। अपने बारे में बताओ सौरभ, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई,
कैसे आप जर्नलिज्म में आए, थोड़ा आपकी भी प्रोफाइल पता चले ना, जस्टिस की, चीफ जस्टिस की जी प्रोफाइल तो इससे भी पता चल रही है, जरा सौरभ दास को जी भी समझें। और जी पौंडीचेरी तो में हो मैं शायद। जी मैं पौंडीचेरी, मतलब मेरा फैमिली पौंडीचेरी में रहता है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। और लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करके हायर सेकेंडरी मैंने देहरादून में पढ़ाई की, फिर मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में कॉलेज किया, एक्चुअली नोएडा में। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम पढ़ रखा है। लॉ में रुचि थी क्योंकि 2016 में मैंने अटेम्प्ट किया था क्लैट, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है वो देने का, लेकिन वो बहुत ही लास्ट मिनट डिसीजन था, तो ज्यादा कुछ प्रिपरेशन खास हो नहीं पाई थी। लेकिन वो जो लॉ में इंटरेस्ट था वो हमेशा से था मुझे, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर भी तो काफी फॉलो करता था। एंड लोगों को याद होगा कि 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट और मोदी गवर्नमेंट के बीच में काफी तनातनी चल रही थी, क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड मैटर था। तो बहुत टू एंड फ्रो हो रहा था, बहुत बहुत क्रिटिकल कमेंट्स पास हो रहे थे, तो वो सब न्यूज़पेपर में जब रिपोर्ट होते थे तो मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी वो चीजें। तो इसलिए लास्ट मिनट में मैंने डिसीजन लिया था लॉ एक अटेम्प्ट करने का। चलो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इंटरेस्ट रह गया। तो वकील बनना चाहते थे तुम, या जुडिशियल हाँ, सर्विस में वकील जाना बनना चाहते थे? चाहता था, बहुत ही लास्ट मिनट डिसीजन था, अच्छा हुआ नहीं बन पाया। क्योंकि एक बार आप वकील बन जाएंगे तो वो सिस्टम का आप पार्ट हो जाते हो, एंड जब एक सिस्टम का पार्ट हो जाते हो तो शायद ऐसा स्क्रूटिनी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे लॉयर्स हैं जो खुल के बोल पाते हैं किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ, क्योंकि उनका रोज का रोटी तो यही इंस्टीट्यूशन है ना। तो उससे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो जब आप बाहर रहते हैं सिस्टम के, आई थिंक ज्यादा फिर एक जर्नलिस्ट के नाते आप ज्यादा आई थिंक क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन को। तो सौरभ, अभी आप फ्रीलांसिंग करते हो शायद, अलग जी अलग मैं वेबसाइट्स के लिए लिखते हो? जी 2020 से मैं लिखते आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में था 2016 से 2019 तक मैंने मेरा कॉलेज था, एंड 2017 से मैं आरटीआई करते आ रहा था। तो अच्छा, कॉलेज के सेकेंड ईयर से तो ही मैं 2017 में आरटीआई तो तुम्हारी फाइल्स, उम्र सौरभ 17 साल होगी, 18 हाँ साल। जी 17-18 साल होगी, करेक्ट। तो उस टाइम से आरटीआई कर रहा था मैं। काफी सारे स्टोरीज, फ्रंट पेज न्यूज भी बने थे इंडियन एक्सप्रेस में, मुझे याद है मेरा मुझे क्रेडिट करते हुए मेरे आरटीआई फाइंडिंग्स पे उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था, एंड फ्रंट पेज न्यूज था वो। और उस टाइम पे तो उतना पता नहीं था, तो टाइम्स नाउ ने भी उठाया था एक मुद्दा, उनका प्राइम टाइम शो बना था, तो उस टाइम से ही मेरा वो इंटरेस्ट इनटू लीगैलिटीज, इनटू लॉ पॉलिसी, ये सब रहा है। तो 2017 से मैं आरटीआई फाइल करते करते स्टोरीज निकाल के जर्नलिस्ट को देता था, एंड जब कॉलेज से पास आउट हुआ उसके बाद के साल, मतलब कि 2020 से फिर मैं लिखना मैंने शुरू किया। तो कहाँ अब कहाँ 4 लिखते रहे हो? क्या जो जो मुख्य धारा के बड़े मीडिया संस्थान है, वहां तो कोई ऐसी इस तरह की स्टोरी कोई छापेगा नहीं? या जिस तरह से जी तुमने पहले मेरे ख्याल से बेला त्रिवेदी पर भी कोई सीरीज लिखा था, और भी अलग अलग मसलों पर, तो ऐसी तो चीजें छपती नहीं है मुख्य धारा के जो मेन लाइन जी के मीडिया संस्थान है वहाँ। जी इस हिसाब से तो मतलब मैंने ज्यादातर जो डिजिटल मीडिया है, जैसे द वायर हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, अल जजीरा हो गया, तो इनमें ही मैं ज्यादातर लिखता हूँ, और बहुत ही चुनिंदा कुछ पब्लिकेशंस में लिखता हूँ। ज्यादातर मेरे लॉ के रिलेटेड जो रिपोर्टिंग होती मतलब होता है वो आर्टिकल 14 नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, वहां पे हम्म, ज्यादातर मैं लिखता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सारे। शानदार वेबसाइट है। आर्टिकल जी 14 बहुत शानदार वेबसाइट है, बहुत शानदार जी काम कर रहे हैं इस दौर में वो लोग। जी बहुत ही डिटेल्ड रहता है उन लोग का रिपोर्ट, एंड बहुत ही फैक्चुअल, सारे फैक्ट से जुड़े वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर किसी को बहुत ही स्पेशलाइज नॉलेज का जरूरत हो तो आर्टिकल 14 में जाके पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स। बेला त्रिवेदी की बेंच और उनके फैसलों पर शायद आपने वहीं लिखा था आर्टिकल 14 में, जी जी अगर मुझे आर्टिकल याद आ रहा 14 में लिखे थे। उसके पहले जो विक्टोरिया गौरी नाम की एक बीजेपी से जुड़ी हुई लॉयर थी, वो उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था मद्रास हाईकोर्ट में, उसमें भी काफी विवाद हुआ था, वो भी मैंने आर्टिकल 14 के लिए लिखा है। था। तो जी सौरभ, मोटे तौर पर फ्रीलांसिंग करते हो, परिवार में कौन लोग हैं आपके? जी मेरी बस मम्मी है, और पौंडीचेरी में ही रहती है। बाकी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी तो घर आया हुआ हूँ, दिवाली के लिए आया था, और काफी टाइम हो गया था, 2 साल मतलब 1.5 साल हो गया था घर आए हुए, तो
2 महीना अभी यहाँ पे ही हूँ मैं। तो इस कवर स्टोरी के बाद बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा होगा आपको लगातार ट्विटर पर। तो जी। मैं देख रहा हूं कितने बड़े बड़े वकील, सीनियर लॉयर्स या फॉर्मर जजेज या बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लगातार शेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि पिछले 5 दिन में सबसे अधिक शेयर करने वाली कोई खबर है तो कैरवान मैगजीन पर आपकी कवर स्टोरी है। जी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, मतलब एंड सब लोग इतने सपोर्टिव भी है, जैसे आप जैसे लोग, दूसरे जर्नलिस्ट और लॉयर्स, और काफी काफी लोगों ने, भले ही वो ट्विटर पे ना हो, लेकिन डीएम कर करके, व्हाट्सएप में मैसेज भेज के काफी उन्होंने अप्रिशिएट किया। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि सीनियर लोग भी रिकग्नाइज करते हैं किसी मेरे जैसे जूनियर का काम, एंड बहुत ही मन भर के प्रेज करते, अप्रिशिएट करते, शेयर करते हैं। एंड इसी हिसाब से आई थिंक आज के टाइम पे भी हम लोगों को एक फ्यूल मिलता है काम करने का, क्योंकि जर्नलिज्म शायद उतना लुक्रेटिव करियर ऑप्शन ना हो। अगर मैं लॉयर बन जाता तो कुछ अलग बात होता, लेकिन जिस काइंड का सेटिस्फैक्शन इस प्रोफेशन में मिलता है, वो शायद दूसरे प्रोफेशन में शायद कम मिले या दूसरे तरीके से मिले। अब हम जरा इस कैरवान मैगजीन में क्या है कवर स्टोरी में, इस पर आने से पहले दर्शकों को ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस के पद से 8 तारीख उनका आखिरी वर्किंग डे होगा, फ्राइडे। उसके बाद नए चीफ जस्टिस 11 तारीख को कार्यभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले आखिरी बार अगर कहें तो एक बड़ा इंटरव्यू भी दिया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में, जो परसों 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो अपलोड हुआ है, जिस पर हम लोगों ने कल काफी लंबी बातचीत भी की थी। उसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में कुछ सफाई दी है। सफाई ये दी कि जब गणेश पूजा पर के मौके पर उनके घर प्रधानमंत्री आए तो उसे उन्होंने कहा वो प्राइवेट इवेंट था, या ऐसे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव से मेल मुलाकातें कई बार औपचारिक रस्म अदायगी या जरूरी होती है, उसको जस्टिफाई किया। और बहुत सारे मसलों पर, कॉलेजियम के मुद्दे पर, सरकार से कन्फ्रंटेशन के मुद्दे पर, जुडिशियरी की फंक्शनिंग के मुद्दे पर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन उनके जवाबों से फिर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए, जिन सवालों का जवाब हम लोग तलाश रहे हैं। सौरभ को भी मैंने देखा कि उनके जो वीडियो के साथ जो आपने इस अपना ऑब्जर्वेशन है या रिपोर्ट है, उसका काउंटर भी आपने काफी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, आप भी लिख रहे थे। अब पहले तो मैं पहला सवाल ये समझने के लिए कि इतनी, हालांकि ये भी बता दूं कि इसकी हार्ड कॉपी अभी नहीं आई है प्रिंट में, मैंने डिजिटल में इसके लिए सब्सक्राइब किया 2600 रुपए देकर सौरभ इस मैगजीन को, और प्रिंट आउट कराया। प्रिंट में ये लगभग 60 पन्ने हो रहे हैं मुझे प्रिंट आउट में, हाँ 60 पेजेज हैं। तो इसको प्रिंट करके, और ये मैंने स्पाइरल नोटबुक बना लिया है, और ये देखो सारे अंडरलाइन पन्ने रखे हैं दर्शकों को जिनको पढ़ना हो समझने के लिए। तो ये बताओ, जैसे ये स्टोरी करने में, जब पढ़ने में हमें पसीने छूट गए, मतलब काफी टाइम देना पड़ा, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पढ़ पाए होंगे, तो कितना टाइम लगा तुम्हें करने में, स्टोरी पूरी तो करने में, इतने लोगों से मिलने, बात करने में? ये एक्चुअली बहुत ही लास्ट मिनट डिसीजन था। कैरावान के कुछ एडिटर्स उन्होंने मुझे बोला कि क्या रहेगा ये लिखने में, एंड उस टाइम पे आई थिंक ये 3-4 महीने पहले की बात है। अब कैरावान में देखेंगे उनके रिपोर्ट्स, स्पेशली जो मैगजीन में आते हैं, वो काफी लंबे चौड़े होते हैं, काफी वेल रिसर्च्ड और डिटेल्ड होते हैं। तो कई सारे उनके रिपोर्ट्स को 1-1 साल 2-2 साल लग जाता है रिपोर्ट करने में। जो देख रहे होंगे उनको इस महीने का इशू तो ये है, लेकिन लास्ट महीने का जो इशू है, जो सुशोभन ने किया है, वो भी उन्होंने बताया है कि कैसे आरएसएस का जो अधिवक्ता परिषद है, जो लॉयर्स विंग है, वो कैसे जुडिशियरी को एक तरह से कैप्चर कर रहा है। वो उस पे उन्होंने 2 साल बिताया एंड वो कवर निकाला। तो उस हिसाब से तो मुझे उन्होंने 3-4 महीने पहले ही अप्रोच किया था, तो मेरे पास बस 3-4 महीने थे इस पे पूरा जोर लगा के काम करने का, एंड जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में करने का। तो नियर अबाउट 3-4 मंथ्स लगा, एंड 2 महीने का कंटिन्यूअस इंटरव्यूज। इसमें मैंने 40 से ज्यादा लोगों से बात की, जो जजेस रहे हैं, जो लॉयर्स है, सीनियर लॉयर्स है, जस्टिस चंद्रचूड़ के दोस्त रहे, बचपन से दोस्त रहे, क्लासमेट, बैचमेट, फ्रेंड्स, एंड वो भी लोग जो उनके कार्यकाल को बहुत ही क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया हो। तो ऐसे 40 से ज्यादा लोग से मैं मिला, उनका इंटरव्यू लिया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का इंटरव्यू रहा।
गवर्नमेंट के कुछ लोग रहे, जैसे तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका भी मैंने कोर्ट में यूज किया है। तो काफी मतलब टाइम लगा इसको करने में। देखा मैंने, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने आपको समय नहीं दिया, वो भी मेंशन किया है कि आपका अनआंसर्ड रह गया या आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं लिया आपसे। हाँ, रिक्वेस्ट तो मैंने किया था, एंड काफी बार उनके जो पीएस रहे हैं उनको मैंने काफी बार रिक्वेस्ट किया कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपको राइट टू रिप्लाई देना पड़ता है, किसी के बारे में आप लिख रहे हो, उनका हक है कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रहे। तो इसी हिसाब से मैंने उनको एक इंटरव्यू रिक्वेस्ट फॉर्मली भेजा, एंड इनफॉर्मली भी मैं पुश करते रहा। मैंने शुरू में उनका रिप्लाई आया था कि वो मिलना चाहेंगे मेरे से। ये अक्टूबर 10 के आसपास का बात है। उन्होंने कहा था कि वो मिलना चाहेंगे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया इंटरव्यू देने से। तो ये बताओ सौरभ, मैं इसके पहलू पर आता हूं। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे जस्टिस चंद्रचूड़, और उसके बाद बहुत सारे फैसले, बहुत सारे मौखिक ऑब्जर्वेशन हियरिंग के दौरान, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मुझे लग रहा है जो राइट विंग के खिलाफ थे, चाहे वो नौकरशाही जिहाद वाला सुदर्शन चैनल वाला एक मुकदमा था, या मीडिया को लेकर कुछ था, और भी कई ऐसे मसले, आधार कार्ड को लेकर, जिसमें आज इंदिरा जयसिंह ने भी बहुत विस्तार से बहुत सारे मुकदमों के बारे में लिखा है। तो एक जस्टिस चंद्रचूड़ की छवि एक डिफरेंट बनी थी। और जब सीजेआई के पद पर वो आने वाले थे 2 साल पहले, तब लग रहा था कि जो 4-5 सीजेआई पर बहुत सारे सवाल उठे, जिसमें रंजन गोगोई जैसे लोग, दीपक मिश्रा और भी जजेज, तो जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद से स्थितियां बदलेगी। तो कुछ फैसले शुरू में 1 महीने बहुत उम्मीद जगाने वाले भी रहे, कुछ इंटरवेंशन उनके, और हाल के महीनों में देखें अगर तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जस्टिस चंद्रचूड़ का जो रुख रवैया था वो उससे थोड़ा पहले चले जाएं, तो मणिपुर के मुद्दे पर जिस ढंग से मणिपुर में 76 दिन तक सब कुछ होता रहा, सब लॉलेसनेस की सिचुएशन थी, और उसके बाद सरकार की तरफ से चुप्पी, और तब जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कहना सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कि आप कुछ करेंगे या हम कुछ करें, और उसके बाद प्रधानमंत्री का, अगर मुझे तारीख याद है, शायद 8 मार्च, जब सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री का बयान देना, एक तरह से चुप्पी तभी टूटी जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंटरवेंशन किया, और उसके बाद सीधे डीजीपी और राज्य की मशीनरी को तलब किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, तो एक उम्मीद जगी। जैसा कि मैंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा था, और उम्मीद जगती रही बीच में, लेकिन कुछ कुछ झटके भी लगते रहे। जैसे मैंने कहा 2019 का अयोध्या का फैसला, उसके बाद फिर ज्ञान वापी को लेकर जिसका आपने जिक्र किया है कि आपने जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर आपने एक सर्वे की अनुमति दे दी, और उसके बाद ज्ञान वापी एक बड़ा मुद्दा बन गया जो राइट विंग बीजेपी आरएसएस के लिए मुफीद लगता है, और भी बहुत सारे सवाल। तो फ्लिप फ्लॉप जैसा कई बार दिखा। कई बार लगता है कि एक सरकार को सख्त, सरकार के दबाव में आए बगैर काम करने वाले चीफ जस्टिस की तरह, कई बार लगता है सरकार के लिए कुछ सरकार के मन मुताबिक भी बड़े फैसले देने वाले चीफ जस्टिस। कई बार लगा कि कुछ जगह झटका देते हैं, कई बार लगा कुछ बहुत बड़ा फेवरेबल फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से हो गया, जो उस झटके से ज्यादा फायदेमंद था अगर दोनों को तराजू पर तौलें तो। उसी में ज्ञान वापी का सर्वे का मामला हो, चाहे 2019 का फैसला। उसके बाद अभी हाल में उनका वो बयान कि अयोध्या का फैसला उन्होंने भगवान की मर्जी से, या भगवान ने उन्हें रास्ता सुझाया, दिखाया। तो इन सब को जब आपने ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की, तो आपका एक ऑब्जर्वेशन, लब्बो लुआब, चीफ जस्टिस को कैसे समराइज करते हैं, चीफ जस्टिस की पर्सनालिटी को अपनी रिपोर्ट के हवाले से? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ काफी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनको मीडिया से बहुत ज्यादा लगाव है। आप देखेंगे कि मीडिया को उन्होंने काफी एक्सेस दे रखा है, उनको स्पीचेस देना काफी पसंद है। अभी भी एज सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं मीडिया को, जो पहले के चीफ जस्टिस बहुत ही कम करते थे। आई थिंक ये नया ट्रेंड बना 2016-17 के बाद ही। उसके पहले अगर कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इंटरव्यू भी देते थे, वो रिटायरमेंट के बाद होता था। तो आई थिंक ये जो उन्होंने मीडिया को एक कोट किया है ना, वो उनको अब बहुत हानि पहुंचा रही है। क्योंकि जब आप मीडिया को कोट करेंगे, एक ऐसा भी मीडिया है जिनको आप कोट नहीं करते हो, और वो एक बहुत ही
क्रिटिकल आई रखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं सही में, क्योंकि आप बाहर कुछ बोल रहे हो, अंदर कुछ और हो रहा है। ये रिपोर्ट में भी मैंने यही समझाया है कि कैसे उनका पूरा टेन्योर एंड एक्चुअली उनका जो जजशिप भी रहा है पूरे 24 साल 25 साल जितने भी वो जज रहे हैं, इट हैज मोस्टली बीन अबाउट फ्लिप फ्लॉप टेंडेंसी। उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे आपको लगेंगे कि वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, कुछ सख्त नियम बना रहे हैं, कुछ ऐसे जजमेंट्स दे रहे हैं जो सरकार को अच्छी नहीं लगेगी। एंड एज अ जज आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे एकदम ही आपको लगेगा कि इसमें तो सरकार का आप पक्ष ले ही नहीं सकते हो। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, आरएसएस से जुड़े मुद्दे, आपने अभी बोला कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो मुद्दा आया, या अब राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट आया, या कोई भी ऐसा आइडियोलॉजिकल और वो इश्यूज है, जजमेंट में जज का नाम ही नहीं है लिखने वाले का, गुमनाम जजमेंट है। जज का नाम नहीं है। जी जी जी। एंड ये बहुत ही कम आई थिंक हुआ है पहले सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में। तो ऐसे जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को आप बोल सकते हो कि एक बेनिफिट हुआ है, वो सारे केसेस में आप देखेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसे जजमेंट्स पास किए जो सरकार के लिए एक बेनिफिट के तरह काम करते हैं। तो जो छोटे मुद्दे होते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, लो हैंगिंग फ्रूट्स में शायद जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी अच्छे जजमेंट्स दिए हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हाई स्टेक मैटर्स, जहां पे सही में पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला हो, जहां पे सरकार और आज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको हिलाने वाली शक्ति रखती हो, वैसे केसेस में आप देखेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट्स हमेशा सरकार के फेवर में ही जाते हैं। तो इनका कार्यकाल जो रहा है वो मोस्टली अबाउट लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड फ्लिप फ्लॉप टेंडेंसी। तो और कुछ बार ऐसा यही रहा हुआ है सौरभ कि मुझे लगता है जो मौखिक ऑब्जर्वेशन में बहुत सख्त उन्होंने बात की, अगले दिन हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक्सप्रेस में 6 कॉलम छप गई कि इसमें पता नहीं क्या होने जी। वाला, चाहे महाराष्ट्र का मसला क्यों ना हो, राज्यपाल से लेकर हाँ। सबकी जबरदस्त खिंचाई, और फैसला आया तो कुछ और। तो दो हेडलाइन आई, जी एक हेडलाइन हियरिंग के दौरान ऑब्जर्वेशन की हेडलाइन है जिस पर लगा कि दिशा कुछ और जा रही है, और फाइनल वर्डिक्ट कुछ और आया। देखिए, जज जब सुनते हैं जजेस लोग कोई भी केस को, वो एक डेविल्स एडवोकेट का रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया आर्ग्यूमेंट रहेगा उतना बढ़िया जजमेंट रहेगा। तो वो हमेशा एक लॉयर को प्रोब करते रहेंगे, इंस्टिगेट करते बोलेंगे हैं। कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा। करेक्ट, तो ये उनका काम ही है करना। लेकिन आप देखेंगे कि उनके जो जजमेंट्स है, जैसे कि आप दिल्ली वर्सेस एलजी जिसका मैंने लिखा हुआ है, या महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चला वो लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जजमेंट जब शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि एक साइड एक फेवर में जा रहा है, एंड जैसे ही जजमेंट का कंक्लूजन आएगा वो एकदम पलट जाएगा, वो दूसरे साइड चला जाएगा बिल्कुल। तो द रीजनिंग जो है जजमेंट का वो काफी रिच है, लेकिन आउटकम बहुत ही डिफरेंट है। तो ये एक हॉलमार्क रहा है इनके टेन्योर का भी, एंड एज अ जज ऑल्सो आप देखेंगे इनका ये एक हॉलमार्क रहा है इनके जजमेंट्स का। तो मैं एक जज से मिला था, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एसी प्रोफाइल के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक जज का रोल से ज्यादा एक प्रोफेसर का रोल निभाते, मतलब कि रिसर्च ये कि पेपर की तरह, रिसर्च पेपर की तरह रिसर्च पेपर जजमेंट की लिखते हैं। तरह देखते हैं, थियोरीज में जाते हैं ज्यादा, एंड उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही एक्सपेंसिव एक लिबरल तरीके से वो लिखते हैं। लेकिन जब मैटर आता है डिसाइड करने का कि आज आप क्या फैसला दे रहे हो, वो फैसले यूजुअली वो लेते नहीं है। तो ये उनके जजमेंट्स में देखा जाता है, एंड उसका ही जिक्र मैंने इस प्रोफाइल में भी किया है। ऐसे ऐसे सौरभ, ऐसे कौन कौन से जजमेंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हो? अभी दो का जी हमने जिक्र किया, हालांकि महाराष्ट्र वाला भी है, हमने जिक्र किया ज्ञानवापी का और अयोध्या के मसले पर, और जी। और आप देखेंगे दिल्ली के जो ऑल्डरमैन केस है, एमसीडी ऑल्डरमैन का केस, उन्होंने जो लास्ट हियरिंग था उसमें बोला था कि अगर एलजी को पावर दे दिया गया कि एमसीडी के ऑल्डरमैन को चुनने का उनको पावर दे दिया गया तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा फिर। लेकिन आप जजमेंट जो एक साल से ज्यादा उन्होंने रिजर्व करके रखा, एंड जजमेंट जब आया बिल्कुल उल्टा था, वो एलजी को पावर वो दे दिया गया।
अब आप देखेंगे कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस के यही अड्डा मैंने में कहा ना उन्होंने, कि पहले पहले उनकी बातों से लग रहा है कि जस्ट उल्टा होने वाला है, और जब फाइनल जी जजमेंट आया तो कुछ और आया। वो कुछ और आया। अब आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का ये जो अड्डा इंटरव्यू रहा, उन्होंने इसको जस्टिफाई करने का कोशिश किया कि जब एक जज बैठता है एकांत में, वो पढ़ते हैं रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड से पढ़ के लगता है अरे ये तो कुछ अलग ही है, तो उनको फिर अलग डिसीजन लेना पड़ता है, शायद ये हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का आप देखेंगे एक पैटर्न है, ये इक्का दुक्का कोई केस नहीं है, ये काफी सारे ऐसे केसेस हैं। मैंने 5-6 ऐसे केसेस के बारे में लिखा, एंड ऐसे आप देखते रहेंगे कि जब अगर कोई फॉलो करता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर को, आप देखेंगे कि काफी सारे ऐसे जजमेंट्स हैं। कुछ जजमेंट्स तो ऐसे है कि जहां पे फ्लिप फ्लॉप नहीं है, जहां पे जो राइटिंग है, रीजनिंग है, वो भी एक ही दिशा में जा रहा है एक तरह से। जैसे जज लोया का जो जजमेंट है, जज लोया के जजमेंट में जो पूरा इंडिया का लीगल सिस्टम है, उसको एक तरह से उन्होंने समंदर में फेंक दिया, एंड वो जजमेंट बिल्कुल ही आप देखेंगे अलग है। उसमें जज लोया का अगर आप केस अभी जाना चाहेंगे तो अभी जा सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं नहीं, करते हैं बात ना। जज लोया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो जी मार्क कर के रखा है जहां आपने जस्टिस लोया के, जज लोया के बारे में लिखा है, और उसमें जिस तरह जी से उस मामले में चंद्रचूड़ के फैसले जो 144 14 पेज के जजमेंट का आपने जिक्र किया, लेकिन आपसे सुनते हैं, क्योंकि वो एक जी बड़ा सवाल था जज लोया की जांच के लिए जो याचिकाएं दायर की गई, दुष्यंत दबे की नाराजगी, वो सब आपने पॉइंट किया, लेकिन मैं चाहता हूं दर्शकों जी को आप बताएं। जज लोया का केस यही था कि कुछ पिटिशंस फाइल किया था लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलते हुए कि बहुत एंड ये कैरावान के रिपोर्ट पे ही आधारित था, और उन्होंने बोला था कि बहुत सारे पहलू है जिसको एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। एंड इसी को रिक्वेस्ट करते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट गए, एंड कोर्ट से एक आदेश करने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, वो फाइनली एक 3 जज बेंच के सामने गया, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी पार्ट थे। आप देखोगे कि अब कोर्ट का रोल यही था कि वो जो भी मटेरियल लाया गया है उनके सामने, उसको रिव्यू करे, एंड उसको रिव्यू करने के बाद एक ऑर्डर पास करे कि ये मटेरियल के आधारित पे क्या एक जांच जरूरी है या जरूरी नहीं है। बस उनको यही डिसाइड करने का था। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो जजमेंट आया, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑथर किया, इसमें कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं बोला कि कोई इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने हर एक मटेरियल को बारीकी से देखा, रिव्यू किया, एंड फिर जजमेंट उन्होंने पास किया कि जज लोया के डेथ तो एकदम नेचुरल डेथ था, एंड इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन जरूरी ही नहीं था। अब द जब बेंच कोर्ट ने सॉ ऐसा, एब्सोल्युटली नो मेरिट इन पिटिशंस, मतलब एकदम एब्सोल्युटली चैप्टर नो हमेशा के लिए मेरिट, क्लोज कर दिया, कोई मेरिट ही नहीं है। हमेशा। एंड उन्होंने मतलब की बात ये है कि उन्होंने ऐसा जजमेंट के लास्ट में ये लिखा कि कुछ भी जज लोया के डेथ से रिलेटेड मुद्दा फ्यूचर में भी अगर उठाया जाए, वो सब इस जजमेंट के बेसिस में ही मतलब कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि ये केस को वंस एंड फॉर ऑल उन्होंने बंद कर दिया। अगर कल को कोई सरकार चाहे इस केस पे फिर से इन्वेस्टिगेशन हो, वो सरकार नहीं कर पाएगी, थैंक्स टू ये जजमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है अजीत जी कि ये जजमेंट में कोई ट्रायल तो हुआ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि 4 जुडिशियल ऑफिसर्स थे जज लोया के साथ उस रात को जब उनकी डेथ हुई। अब वो 4 जुडिशियल ऑफिसर्स ने एक गवर्नमेंट के जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उस टाइम पे 2017 में जब कैरावान का रिपोर्ट निकला, जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो बीजेपी के अंडर थी, उसने एक डिस्क्रीट इंक्वायरी किया था उस टाइम पे। एंड उस डिस्क्रीट इंक्वायरी में उन्होंने ये 4 जजेस से स्टेटमेंट्स मांगी थी। अब वो स्टेटमेंट्स एंड वो जो फाइनल रिपोर्ट उनका आया, जिसमें उन्होंने बोला कि नेचुरली डेथ था, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया, एंड जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट ने इन चारों जुडिशियल ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हुए बोला कि इसमें इनके स्टेटमेंट्स को आप शक के घेरे पे नहीं रख सकते हो, एंड इसके आधारित पे लगता है कि नेचुरल डेथ ही है। अब बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स है, ये किसको दिया, कौन से ऑफिसर को दिया,
किस बेसिस पे दिया, कौन से लॉ के अंडर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये सब कोर्ट नहीं गया इस चीज पे। एंड ये स्टेटमेंट्स ना ही एफिडेविट में बनाया और ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें एफिडेविट में अपना स्टेटमेंट देना एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होना कोई भी विटनेस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे पता चलता है कि इनके स्टेटमेंट का क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये दोनों चीज को ना करके ये जजमेंट ने इन स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हुए एंड ये जो डिस्क्रीट इंक्वायरी हुआ उस रिपोर्ट पे आधारित, इन पे रिलाई करते हुए इन्होंने जज लोया के केस को कंप्लीटली बंद कर दिया। तो आप देखेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ सिर्फ फ्लिप फ्लॉप ही नहीं, कई सारे ऐसे मुद्दे जहां पे वो लाइन में सबसे आगे रहते हैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने में। तो जज लोया एक ऐसा एग्जांपल है, राम जन्मभूमि ऐसा एक एक सेकंड, जज लोया में दर्शकों को सिर्फ बता दें कि सीबीआई जज थे और एक केस की सुनवाई कर रहे थे जो सोहराबुद्दीन का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एनकाउंटर था, उसकी इंक्वायरी हो रही थी। उस इंक्वायरी के बाद वो ट्रायल चल रहा था और उसमें जज लोया जो सुनवाई कर रहे थे उसमें मुख्य अभियुक्त अमित शाह थे, जो तब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अमित शाह जिस मामले में मुख्य अभियुक्त हों, उसकी सुनवाई वो जज जो कर रहे थे, उन जज की ऐसी मौत, उस मौत को रहस्यमय माना गया और उसी का जिक्र अभी सौरभ कर रहे हैं। उसमें ये भी हुआ सौरभ, अभी की रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं कि दुष्यंत दवे जो किसी पिटिशनर की तरफ से थे, उनसे कुछ हीटेड आर्गुमेंट या ऐसा भी कुछ हुआ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में, क्योंकि 3 जजों की जो बेंच थी उसमें 2 जज महाराष्ट्र के थे और ये लग रहा था कि कहीं कुछ इसमें फेवर हो सकता है या कोई ऐसा भी कुछ आपने जिक्र किया है प्रशांत भूषण और उनके हवाले से। जी, तो ये जो हियरिंग्स हुए थे ये काफी हीटेड हियरिंग्स थे। एक पॉइंट पे तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला ये फिश मार्केट जैसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एंड प्रॉब्लम ये था कि दुष्यंत दवे जी बोल रहे थे कि आप महाराष्ट्र से, चंद्रचूड़ जी को, और जस्टिस खानविलकर जो दूसरे जज थे वो भी महाराष्ट्र से। कहीं ये हो सकता है कि ये दोनों जज क्योंकि महाराष्ट्र से, ये घटना भी महाराष्ट्र की है, एंड ये जो 4 जुडिशियल ऑफिसर है एंड जो 2 उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए लेकिन उस टाइम पे हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिया था, इनसे आप कहीं वार्तालाप आपने किया हो क्या, आप इनको जानते हो, तो इस हिसाब से आपको ये केस सुनना नहीं चाहिए, आप रिक्यूज कर लीजिए। लेकिन दोनों ने ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी एंड बोला कि जो कॉन्शियंस है, ये एक डिसीजन होता है कॉन्शियंस का, इंसान जज के कॉन्शियंस का, एंड हमारे कॉन्शियंस को हमें कैसे देखना चाहिए हमारे कॉन्शियंस के अंदर, वो आप मत सिखाइए। तो ऐसे काफी सारे ऐसा भी होता है जैसे मेरे फादर लोअर जुडिशरी में थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। लोअर जुडिशरी कहाँ मतलब छोटा अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट जज सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। बट ये हम लोगों ने समझा कि जब कोई दूसरा पक्ष पीड़ित हो या आरोपी जो भी हो, अगर वो जज पर भरोसा ना करे या आरोप लगा या लगे कि आपके यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें ट्रांसफर कर दीजिए केस को, तो आमतौर पर जज ऐसे मामलों से बचते हैं, रिक्यूज करते हैं या खुद ही कर देते हैं इस पत्र में, जब आपको भरोसा नहीं है तो हम क्यों करें। इस केस में भी तरीका फिर यही होना चाहिए था कि जब रिक्यूज करने के लिए कहा जा रहा है तो ठीक है भाई, दूसरी बेंच सुनेगी। जी नहीं, तो वही बात है कि अब कई सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं ना कि उनको लगता है ये जज तो मेरा केस में अच्छा ऑर्डर पास नहीं करेगा, तो एक रिक्यूज करने का एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब इस केस में अब हो सकता है वो जस्टिस चंद्रचूड़ और खानविलकर उनसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन अगर पार्टीज का इतने हाई स्टेक मैटर में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जज के ऊपर, तो ऐसे मामले में शायद जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए, रिक्यूज करना चाहिए था। तो एक तो जज लोया वाला मामला जिस पर बहुत बात पहले हो चुकी है, उनके आपने उसका जिक्र भी किया है कि उनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें 100 करोड़ का ऑफर भी किया गया था। ये भी आपकी रिपोर्ट में 100 करोड़ का ऑफर था, ये आई थिंक कैरेवान का ही रिपोर्ट था। जज लोया के फैमिली ने ये भी बोला था कि उनके कपड़ों में खून के निशान थे। अब उनका नेचुरल डेथ बताया गया कि हार्ट अटैक से मरे,
लेकिन खून के निशान फिर कहां से आ जाएंगे? पोस्टमार्टम के टाइम पे जिस इंसान ने उनका बॉडी रिसीव किया था, वो उनके फैमिली बोल रहे इनका तो हमें पता ही नहीं कि ये इंसान कौन है। एंड जो आप हॉस्पिटल के बिल्स देखेंगे, वो बिल्स में ये था कि पीडियाट्रिशियन रिलेटेड कुछ डाइट कंसल्टेशन वगैरह का बिल बना था। अब हार्ट अटैक में इंसान मरा पड़ा है, उसका डाइट का कंसल्टेशन वाला बिल क्यों बनेगा? तो ये सारे कई सारे मटेरियल थे जिससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो इसी हाँ के आधारित पे लोग सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे थे कि एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए इस चीज पे, एंड दूध का दूध जो पानी का जो पानी जो हो नहीं जाता है। हुआ और वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। क्लोज हो और गया। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया आपने इस रिपोर्ट में, चूंकि हम जस्टिस चंद्रचूड़ का, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ को ये चिंता थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इतिहास कैसे याद रखेगा। उनका एक बयान था कुछ दिन पहले कि मेरी दिलचस्पी जानने में रहेगी कि इतिहास कैसे याद रखेगा। तो हम उसी को अभी बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीजें अब इतिहास में दर्ज हो रही हैं। ये 40-45 पन्ने की रिपोर्ट भी है, दर्ज उनके फैसले भी हैं, उन फैसलों पर सवाल भी हैं, और वो तस्वीरें भी दर्ज हुई जो प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पर गणेश पूजा के मौके पर गए और उसके बाद आरती, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना और उसको ये कहना कि हमारा प्राइवेट इवेंट था और ऐसे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव से मिलना जुलना रस्म अदायगी है। उस पर कल भी हमने सवाल उठाए कि प्राइवेट इवेंट था तो फिर कैमरे उतने क्यों थे, फिर कैमरों से रिकॉर्डिंग क्यों हुई, रिकॉर्डिंग होकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्विटर पर उस वीडियो को पोस्ट क्यों किया गया, फिर ये प्राइवेट इवेंट कैसे था। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते रहे। अब इसमें जो सौरभ आपकी रिपोर्ट में एक जस्टिस बेला त्रिवेदी को लेकर आपने लिखा है, और जैसे कल एक सवाल के जवाब में उन्होंने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ये भी कहा कि हमने ए टू जेड, अर्नब टू जुबैर, सबको बेल दिया। तो सवाल ये उठे कि जी ए टू बीच में ही यू भी है, यू फॉर उमर, एस भी है, एस फॉर सर्जिल इमाम, और एस फॉर स्टेन स्वामी जो सिपर जिन्हें नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई, एनआईए उनको सिपर नहीं देना चाहता था। जीएन साईं बाबा जो 10 साल जेल में रहे, बेल नहीं मिली और उसके बाद वो बाहर आए बरी होकर, उसके बाद इतनी बीमारियां हो गई कि अभी उनकी डेथ हो गई। एक लंबी लिस्ट है भीमा कोरेगांव केस से लेकर तमाम, आपने लिखा भी है, बहुत सारे लोगों का नाम भी है। ये सारे नाम भी ए टू जेड अल्फाबेट के बीच में ही आते हैं। तो क्या आपकी इस रिपोर्ट से, या आपने जितने लोगों से बात की, जिसमें बेला त्रिवेदी का एक जिक्र खास तौर से होता है कि बहुत सारे केसेज उनकी बेंच में गए और वहां बेल रिजेक्ट हुआ, और जो ऐसे एक्यूज हैं वो पहले उन्हें लगता है कि वो बेल नहीं मिलने वाली है, इसको जरा समझाइए, क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका? पहली बात तो किसी भी सिटिंग जज का, एंड ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, किसी भी सिटिंग जज ने आज तक शायद ही किसको बेल दिया नहीं दिया उनका नाम लिया हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने बेल नहीं दिया, इनको बेल नहीं दिया, तो उन्होंने फाइनली जस्टिफाई किया कि मैंने तो अर्नब को भी बेल दिया और जुबेर को भी बेल दिया। लेकिन इसी में एंड यही बात है ना कि जो जर्नलिस्ट लोग सामने बैठे थे या दूसरे इंटरव्यूज में भी जहां पे जाते थे, उनको फट से कौन पूछ सा लेना नहीं थे? चाहिए था कि शर्जील इमाम का क्या हुआ, उमर खालिद का उम्र क्या का क्या? हुआ, गुलफिशा फातिमा का क्या हुआ, एंड कई सारे ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। आप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव से रिलेटेड जो मामले हैं, कुछ अक्यूज्ड अभी तक 17 महीने से सुप्रीम कोर्ट में है। ज्योति जगताप, महेश रावत, ये कई कई महीनों से उनके ही सुप्रीम कोर्ट में, उनके ही टेन्योर में उनका बेल सुनवाई हो नहीं रहा है। अब देखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास एक शक्ति रहती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कोई भी केस को किसी भी जज के सामने रखने का, एंड कोई भी बेंच का गठन करने का, कौन सा जज किसके साथ बैठेगा, कौन सा जज कौन सा मैटर सुनेगा, क्या वो टैक्स के मैटर सुनेंगे या क्रिमिनल केसेस सुनेंगे, ये सब का शक्ति एक पर्सन के पास रहता है, एंड वो चीफ जस्टिस होते हैं। तो एंड ये जो पावर है, इस पे कोई चेक नहीं है, इसमें कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। कई सारे तो कोर्ट के तरफ से ही ऐसे जजमेंट्स आ गए कि चीफ जस्टिस जो भी कर सकता है, अगर कोई केस कोई जज सुन रहा है, उस जज से वापस ले सकता है केस।
तो ऐसे शक्ति जो है वो ये चीफ जस्टिस एक्सरसाइज कर पाते हैं। अब चंद्रचूड़ के टाइम पे, जब चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उस टाइम पे बहुत कुछ हो गया था। इस पावर्स, मास्टर ऑफ रोस्टर पावर्स कहते हैं, हाँ भाई, मास्टर ऑफ उसके पहले रोस्टर वो सिस्टम। चर्चित 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, रंजन गोगोई एग्जैक्टली, और वो बाकी 4 जजों प्रेस की। कॉन्फ्रेंस हो गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना क्रिटिसिज्म हो गया। आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस रमन्ना जब थे, उनके टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हियरिंग्स ही नहीं हुए। एक भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पांच पांच जज की बेंच और ज्यादा, उनका हियरिंग्स जो है वो एकदम बंद हो गई थी। आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे चीफ जस्टिस बोबडे थे, उन्होंने भी कई सारे केसेस नहीं सुनवाई किए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मैटर्स चीफ जस्टिस लिस्ट ही नहीं कर रहे थे किसी के सामने। तो बहुत सा क्रिटिसिज्म ऑलरेडी हो चुका था। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बने, लोगों को लगा ये तो लिबरल जज है, इनका बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट्स है, तो ये सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टर पावर्स को अच्छे से यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन रिफॉर्म भी करेंगे कि इस पे कुछ ज्यादा कुछ गाइडलाइंस हो, जिससे इसका आर्बिट्ररी पावर्स, मतलब आर्बिट्ररी इस्तेमाल ना हो इस चीज का। एंड जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस बने नवंबर 2022 में, उन्होंने एक भाषण में बोला था कि मैं कोशिश करूंगा से कम इंसान का एक इंटरफियरेंस ना हो केस के लिस्टिंग में, एलोकेशन में। मैं वो कोशिश हाँ, करूंगा, लेकिन अब आप याद है मुझे, देखेंगे कि और तब ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस अब आए हैं और कुछ रिफॉर्म करेंगे इसमें। सही आपने कहा, रिफॉर्म याद आ गया। करेंगे। एंड एक साल बाद ही मैंने रिपोर्ट किया था आर्टिकल 14 के लिए कि कैसे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स है, मैंने 8 केसेस गिनाए थे उस टाइम पे, कैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस है वो एक जूनियर जज, उस टाइम पे जज नंबर 16 रैंक में, उनको भेजा जा रहा था। एंड वो जो जज थी वो जस्टिस बेला मधुरिया त्रिवेदी, वो लॉ सेक्रेटरी थी गुजरात नरेंद्र चीफ मोदी जब मिनिस्टर मुख्यमंत्री उस थे। टाइम पे नरेंद्र मोदी थे। 2003 से लेके 2007 तक शायद वो लॉ सेक्रेटरी थी उनके गवर्नमेंट में। एंड उनका हमेशा से लोगों ने, आज भी लोग बोलते हैं, एंड कोई भी ऑब्जर्व करेगा उनके कोर्ट को तो वो देखेंगे कि वो कितनी एंटी लिबर्टी, एंटी बेल, एंड स्पेशली मैटर्स जहां पे बीजेपी का कुछ स्टेक हो या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ऐसे केसेस में वो बहुत ही हार्ड लाइन एक उनके पक्ष में ही वो जजमेंट या ऑर्डर पास करती है। तो मैंने देखा कि ये बहुत सारे केसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ मास्टर ऑफ रोस्टर पावर्स यूज करके उनके कोर्ट में भेज रहे थे। अब ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है, आपको लगेगा कि सीनियर जजेस जो होते हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनका तजुर्बा रहता है, वही वही सुनेंगे। अब या तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद सुनते या दूसरे सीनियर जजेस को देते, लेकिन वो कोर्ट नंबर 16 में भेज रहे थे ये चीज। एंड वो सारे केसेस में ऐसे हुआ कि जस्टिस त्रिवेदी ने या तो पिटिशन बेल को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, या बेल रिजेक्ट कर दिया, या पार्टीज को, जो सामने पार्टीज थी, अक्यूज थे, उन लोगों को लगा अब तो यहाँ पे न्याय मिल नहीं सकता, एंड उन्होंने विड्रॉ कर लिया केस। तो मास्टर ऑफ जैसे रोस्टर जैसे खालिद के मामले में भी हुआ, विड्रॉ किया। जी, उमर खालिद ने फाइनली अब लोग बोल रहे हैं ना, आप देखेंगे ये रिपोर्ट के बाद जो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है राइट विंग जो लॉयर्स है, एंड जो शायद फैन होंगे जस्टिस चंद्रचूड़ के, वो बोल रहे थे कि उमर खालिद ने बहुत सारे एडजर्नमेंट्स लिए। एंड हाँ, ये वाकई बात है कि जो उमर खालिद के लॉयर्स थे, उन्होंने एडजर्नमेंट मांगा जस्टिस बेला मधुरिया त्रिवेदी के बेंच के सामने। लेकिन क्यों मांगा? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये जज हम लोग को न्याय दिला पाएंगे। हाँ, तो मतलब फास्ट सुनवाई हो हर एडजर्नमेंट हियरिंग में और उसका रिजेक्शन हो जाए। रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्शन हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बेल मिलना। एंड आप देखेंगे उमर खालिद के केस में 4 साल से वो इंसान जेल के अंदर है। उनका केस का जो चार्जशीट है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली राइट से रिलेटेड केस है, वो चार्जशीट इतना फ्लिम्जी है, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, उसमें किस हिसाब से उन्होंने पूरा एक स्टोरी बनाया है, कोई व्हाट्सएप चैट, उन्होंने पूरा अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते करते, कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे, ओपिनियन ड्रॉ कर रहे, उसके हिसाब से उनको जेल में रखा है। जेल में सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूएपीए लगाया गया है। तो यूएपीए की धारा इतनी मतलब स्ट्रिक्ट होती है कि बेल मिलना मुश्किल है। तो आप सोचिए कि ऐसा केस अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच डिसमिस कर दे तो कितना मुश्किल हो जाएगा लोअर कोर्ट को भी बेल देने में।
फिर तो कोई होप ही नहीं बचा। तो इसे उमर खालिद के लॉयर्स का ये स्ट्रैटेजी रहा हो कि हम लोग एडजर्नमेंट लेंगे एंड फिर देखेंगे कि अगर कुछ हो सकता है। फाइनली उन्होंने विड्रॉ किया। तो आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ना ही सिर्फ वो एलोकेट कर रहे थे ऐसे केसेस जस्टिस त्रिवेदी को, लेकिन उन्होंने खुद भी ऐसे केसेस नहीं सुने। जो ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि आप ये एक ऐसे जज थे 2018 में, उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा एक जजमेंट लिखा था जो बहुत ही लोगों ने प्रेज किया था कि जो डिसेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी तक उन्होंने टर्म किया था। अर्नब के मामले में उन्होंने बोला था एक दिन की भी अगर जेल होती है वो लिबर्टी के खिलाफ है। इन्होंने बहुत ही अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने प्रोक्लेमेशन प्रेशर कुकर और सेफ्टी बॉल वाला भी नहीं का था, अगर मुझे याद आ रहा, गुजरात के किसी यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी या कहीं स्पीच था इनका। डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने कहा था। तो इतने लंबे लंबे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, लोगों को लगा कि ओ अब ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पास तो मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर्स है, तो ये शायद अपने ही विचारों को और आगे ले जाएंगे। लेकिन ये हमने पिछले 2 साल में उनके कार्यकाल में नहीं देखा। इन्होंने, आप देखेंगे कि मेरे रिपोर्ट में मैंने तुषार मेहता जो है मोदी गवर्नमेंट के लॉयर, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है क्या जस्टिस चंद्रचूड़ लिबरल जज है? उन्होंने बोला लिबरल किस हिसाब से आप लिबरल सोचेंगे? क्या रिलीफ देने में, रिलीफ मतलब कि जो मांगा जा रहा है, जो पिटिशनर मांगते हैं वो रिलीफ देने में क्या वो लिबरल है? नहीं, मुझे लगता है कि वो लिबरल नहीं है। वो कंजर्वेटिव भी नहीं है ज्यादा, वो लिबरल भी नहीं है ज्यादा। मैंने पूछा कि क्रिमिनल मैटर्स में आपको क्या लगता है, क्या वो लिबरल है? क्रिमिनल मैटर्स में बेल दे देते आसानी से? उन्होंने बोला मैं तो उनके कोर्ट में ज्यादा अपीयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल मैटर्स ज्यादा लिया ही नहीं। तो सोचिए ऐसे जज जिन्होंने इतना लंबा लंबा पहले उन्होंने जजमेंट्स लिखा, प्रोक्लेमेशन किया, ऐसे जज ने ऐसे कोई भी क्रिमिनल मैटर्स में अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था बहुत लोगों के लिए। तो ये बहुत जो लोगों ने सुनने में अच्छा लगता है ना कि क्या है, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत, लेकिन ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि टू बी फेयर टू हिम कि ये जब क्रिटिसिज्म हुआ, ये बेला त्रिवेदी का रिपोर्ट आया एंड उसके कुछ महीने बाद उन्होंने कुछ जो केसेस है, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस है, वो कुछ ऐसे जजेस के बेंच को भेजा जिन्होंने ये बहुत ही मतलब कि अच्छा एक इंटरप्रिटेशन दिया, लोगों के हक में एक इंटरप्रिटेशन दिया। जैसे जस्टिस बी आर गवई, उनके बेंच ने ही कई बार ये बोला कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद कभी ये नहीं मैटर सुना। क्यों नहीं सुना ये अब शायद वो बोलेंगे इंटरव्यू में, किसी इसमें एक लाइन आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को कोट करते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए लिखा है, इवन इफ एन अपोजिशन लीडर डाइज इन जेल, त्रिवेदी स्टिल वुड नॉट ग्रांट बेल टू हिज बॉडी। मतलब ये परसेप्शन अगर सुप्रीम कोर्ट की जज का बन जाए, परसेप्शन है, बहुत ही हार्ड लाइन परसेप्शन है उनका। आपने देखा होगा कि शायद उस रिपोर्ट में, अब देखिए मैंने रिपोर्ट लिखा था 24,000 25,000 वर्ड का, उसको कट करके 16,000 बनाया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन मैं याद करूंगा कि एक जज ने मुझे ये भी बोला था कि मैंने बहुत सारे, अब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज है, उनका 24-25 साल का तजुर्बा रहा होगा। उन्होंने बोला कि मैं भी चीफ जस्टिस रहा हूँ हाई कोर्ट के, मैं भी बहुत सारे जजेस के साथ मैंने काम किया है, लेकिन ऐसा जज के साथ मैंने नहीं काम किया जस्टिस बेला मधुर या त्रिवेदी की जैसे, जो इतने हार्ड लाइन है, इतना कंजर्वेटिव है, इतना सरकार के पक्ष में प्रो स्टेट जज जो कहते हैं ना, ऐसे जज के साथ मैंने कभी नहीं काम किया। और अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता तो मैं शायद ऐसा कोई भी केस एंड स्पेशली बेल केसेस, मैं तो कभी उनके बेंच को लिस्ट मतलब भेजता नहीं ऐसे केसेस। तो आप सोचिए, ना ही सिर्फ बाहर के परसेप्शन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस है उनका भी परसेप्शन यही है उनके बारे में। एंड ये भली बात ही, ये ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ये जानते हैं बात को, लेकिन तब भी उन्होंने इतने सारे केसेस उनके बेंच को भेजा एंड उसके नतीजे हमें पता ही है। तो एक जस्टिस मुरलीधर का आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, जो दिल्ली दंगों में हाईकोर्ट के जज के तौर पर सुनवाई कर रहे थे और बाद में एक तरह से उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई मान लें, और वो सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट नहीं हो पाए। वो मामला क्या है, जरा दर्शकों को बताइए आप।
जी, दिल्ली दंगे जब हो रहे थे 2020 में, तब दिल्ली पुलिस रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी कंप्लेन्स को। बहुत लोग कॉल कर रहे थे 100 नंबर पे, हम बोल रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे कंप्लेन्स थे, विक्टिम्स जो थे वो सफर कर रहे थे, एम्बुलेंसेस जा नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे ये मैटर जब दिल्ली हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने रात 12 बजे अपने घर पे सुनवाई की। उन्होंने बोला, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि एम्बुलेंसेस जो है उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए, विक्टिम्स को हॉस्पिटल ले जाए। एंड ये जो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लीडर्स थे, जैसे इनका नाम क्या था, जो अभी मंत्री नहीं है, परवेश रविशंकर प्रसाद, परवेश नहीं, परवेश परवेश वर्मा, कुमार, परवेश वर्मा, हाँ, परवीन वर्मा और अनुराग ठाकुर, ये ऐसे चार कपिल पांच कपिल जो मिश्रा, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, ये सब जो लीडर्स थे, इन्होंने बहुत सारे हेट स्पीचेस दिए थे कि हम्म, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये सब जो नारे थे इन्होंने दिया था। इसके वजह से दिल्ली दंगे हुए थे। तो जस्टिस मुरलीधर ने उसी दिन, मतलब कि रात को उन्होंने सुनवाई किया, नेक्स्ट दिन सुबह उन्होंने कोर्ट में बैठ के ये सुनवाई किया। एंड उन्होंने पूछा दिल्ली पुलिस से कि आप एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रहे इन लीडर्स के खिलाफ। जब ये सब हुआ, उसी रात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका ट्रांसफर कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जब ये हुआ, तो सरकार का एक परसेप्शन बन गया कि ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जज है, इन्होंने तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। तो अब जब वो चीफ जस्टिस बने, फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, उनका नेक्स्ट प्रमोशन तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता। अब सुप्रीम कोर्ट की जो कलीजियम है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एंड इनके पहले जो चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रमना, इनके कलीजियम को कंसिडर करना था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट मुरलीधर, इनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए या नहीं। तो आप देखेंगे कि मैंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनको उनके नाम को पुश नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के साइड। वो बोल रहे थे कि सरकार नहीं मानेगी। अब ये एक रिटायर्ड जज ने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से जब भी कोई कलीजियम का दूसरा जज पूछता था कि चीफ जस्टिस मुरलीधर को लाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बोलते थे अरे नहीं, सरकार नहीं मानेगी, सरकार से एक बार पूछ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ जस्टिस मुरलीधर का नहीं, कई सारे ऐसे एलिवेशंस है, कई सारे ऐसे नाम है जहां पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ फेल हो गए कुछ ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने में। तो जैसे जैसे कॉलेजियम का ऐसे जिक्र बहुत हुआ, तो आपने, हालांकि कल भी कॉलेजियम पे भी कल उन्होंने सवाल जवाब लिए एक्सप्रेस अड्डा में, लेकिन जैसे आपने लिखा है कि सरकार से एक बार पूछ लेते हैं टाइप का उनका एटीट्यूड था, सरकार इस जज पर नहीं मानेगी। आपने ये भी लिखा कि कुछ केसेज में ऐसा लगता है, जैसे किसी जज को कोट करते हुए लिखा, बिफोर एनी नेम्स वेर कंसीडर्ड फॉर एलिवेशन, चंचूर वुड ऑब्टेन ए प्री अप्रूवल। मतलब yes. क्या पहले सरकार से रजामंदी देखिए लेते पहले थे, भी, ऐसा भी आपने लिखा है काफी इसमें। अब देखिए कलीजियम जो है, कलीजियम सिस्टम ही जो है बहुत ही ओपेक सिस्टम है। हम लोग को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो आरटीआई आप फाइल करेंगे, कुछ निकलेगा नहीं। वो सारे जो फाइल्स है वो कभी बाहर निकलते नहीं है। तो बहुत ही ओपेक सिस्टम है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि चलिए, पहले भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन लोगों ने भी शायद सरकार से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया हो, थोड़ा बहुत पूछा हो, थोड़ा डिस्कस किया हो, ये होता है। एंड बहुत ही नेगोशिएशन बहुत होता है, बहुत पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बैठा के ये जा रहे हैं, जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनसे मैंने बात किया, एंड इवन हाई कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिस जिनसे मैंने बात किया, वो बता रहे हैं कि अब सरकार को लग रहा है कि कलीजियम का एक ड्यूटी है कि कोई भी नाम भेजने के पहले वो सरकार के पास आए एंड सरकार को बोले कि क्या ये नाम आपको पसंदीदा है, ये आपका नाम, ये नाम से आप संतुष्ट हैं। ये एक जो प्री अप्रूवल लेने का प्रोसीजर जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है,
ये पूरे जुडिशरी के लिए बहुत ही बड़ा एक डेंजरस सिस्टम बना के वो जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि ओ अब तो नाम भेजेंगे तो क्लियर करें, पहले क्लियर करवाएंगे हमारे से, फिर ही नाम हम लोग को फॉर्मली भेजेंगे। इससे क्या हो रहा है कि जो हाईकोर्ट के कलीजियम है, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या ये नाम हम भेज दें, ये नाम क्या क्लियर हो जाएगा? अच्छा, सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग ये नाम भेज देते हैं, चलिए एक अधिवक्ता परिषद से ये नाम भेज देते हैं। फिर तो इससे क्या हो रहा है ना, जो अच्छे जजेस हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो सरकार से ना डर के जो जजमेंट पास करते हैं, उन लोगों का नाम फिर कभी भी प्रमोशन के लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। एंड यही आप देखेंगे कि कई सारे मैंने एग्जांपल्स देखे, इस रिपोर्ट में लिखा है, कुछ नाम लेते हुए लिखा है कि कैसे एक वो बार्गेनिंग सिस्टम बन गया है कलीजियम और गवर्नमेंट के बीच में। एंड कई सारे ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में आज सिटिंग जजेस है, उनका नाम कैसे क्लियर हुआ था। इसके लिए तो आई थिंक लोगों को पढ़ना मतलब पड़ेगा, कुछ ऐसा है कि कुछ आपके नाम हो जाए, कुछ हमारे नाम हो जाए, ये अंडरस्टैंडिंग जी से जजों ऐसे की करेंगे। नियुक्ति हो रही है। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एंड जब जो जजमेंट्स आते हैं वहां पे होता है यू डोंट स्क्रैच माई बैक, आई विल नॉट स्क्रैच योर बैक। ये सिस्टम भी चलता है। तो ये जो प्री अप्रूवल का सिस्टम है, बहुत ही अब एक एक रूट्स ले लिया है। इट हैज टेकन रूट्स इन द सिस्टम। एंड इसके वजह से पता नहीं अब कैसे, जो अब प्रॉब्लम ये है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट जज मुझे बता रहे थे कि किसी जज ने उन चंद्रचूड़ को बोला कि अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो, अगर आप हर छोटी छोटी बात पे बोल रहे हो कि एक बार सरकार से पूछ लेते, अरे सरकार नहीं मानेगी, हर छोटी सी बात पे सरकार के पास अगर आप भागेंगे ऐसे मामलों में, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपके बाद जो चीफ जस्टिस रहेंगे, जिनका 6 महीने का कार्यकाल हो, जिनका 1 साल का कार्यकाल हो, जैसे अभी नेक्स्ट सीजेआई जो बन रहे हैं, उनका बहुत कम दिन का टेन्योर है, उनका 6 महीने का है। इन चंद्रचूड़ जी के बाद संजीव खन्ना है, उनका 6 महीने का है। तो वो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अब इतना मस्कुलर सरकार जो है, मतलब इतने नंबर्स के साथ पार्लियामेंट में है, वो तो दबदबा बनाएगी अपना। तो जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक दायित्व है कि वो पुश बैक करे। लेकिन जो चीफ जस्टिस सिर्फ 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, सरकार बोलेगी अरे ये तो 6 महीने के लिए, इनको तो चलिए इग्नोर करिए, 6 महीने बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये सिस्टम अगर बन गया ना, तो ये बड़ा डेंजरस है हमारे जुडिशरी के लिए। एंड यही वो काफी सारे जजेस ने चंद्रचूड़ जी को बोला, लेकिन तब भी आप देख रहे हैं कि कैसे कलीजियम के अपॉइंटमेंट्स तो आजकल हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। आप देखिए अजीत जी, मैंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल सरकार ने सिर्फ 34, उस जब लिख रहा था तब 34 थे, सिर्फ 34 अपॉइंटमेंट्स टू हाई कोर्ट्स क्लियर किए हैं। ये आई थिंक बहुत बहुत सालों में लीस्ट नंबर ऑफ क्लियरेंसेस होगा। मैंने एक मिनिस्ट्री में एक सोर्स से बात किया, हाई लेवल ऑफिसर है, उनको मैंने पूछा कि आप लोग क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? वो बोल रहे मेरे पास तो जवाब है नहीं, लेकिन हम लोगों ने 150 कैंडिडेट्स का नाम साल में क्लियर किया है, लेकिन इस साल सिर्फ 34 हुए। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट में अभी एक ही वैकेंसी हो, लेकिन हाई कोर्ट्स में 400 के पास वैकेंसीज पहुंच गए हैं। लोगों का डेट नहीं लग रहा है, लोग रो रहे हैं, लोगों को बेल नहीं मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोगों का बेल हियरिंग 2-2, 3-3 साल नहीं हो रहा है, इतना वैकेंसी बढ़ गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के पास 2 साल का वक्त था ये जो वैकेंसी पोजीशन है इसको फिल करने का, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। एंड ये बहुत ही मतलब कि इंस्टीट्यूशन को क्रम्बल करने वाला जो एक्टिविटी है ना, उन्होंने ये करके जा रहे हो। सौरभ दास ने इस रिपोर्ट में, बार बार रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, ये जो 40-45 पन्ने की रिपोर्ट है, इसमें चंद्रचूड़ के कॉलेज के दिनों से लेकर और बहुत कम उम्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, उनकी जजशिप के लिए जो लॉबिंग हुई उसका भी जिक्र किया कि राम जेठमलानी और मेरे ख्याल से आपने एक किसी और का जिक्र किया जिन्होंने, हाँ सोली सोराब जी, माफ करें, सोली सोराब जी, जिन्होंने इनके लिए काफी फील्डिंग की। के आर नारायणन ने जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि कम से कम
42 इयर्स एज तो होनी चाहिए इनकी, वाजपेयी सरकार थी। और पूरा विस्तार से इन्होंने लिखा है इस रिपोर्ट को। आप लोगों को भी अगर इसमें पूरी जुडिशियरी, चीफ जस्टिस, फंक्शनिंग ऑफ चीफ जस्टिस और ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को समझना चाहें तो इसको जरूर पढ़ें। इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ये बातचीत तो हम लोग 3 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे की बातचीत हो गई। आखिरी सवाल, जैसे इसमें ये है कि जब ये एलिवेट हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माफ करिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, तो इन्होंने जो फंक्शन किया था उस समय इनका रवैया रुख था कि बहुत कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल फंक्शनरीज, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये सब लोग नहीं हो, सिर्फ चुनिंदा लोग थे, जिसमें उस समय के सीजीआई टीएस ठाकुर और मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी। तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ और ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो घर में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं और आरती पूजा सब साथ करते और कहते हैं तो प्राइवेट इवेंट था। तो ये बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत कुछ बदला। मैंने रिफॉर्म जितना तो भी नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म हुआ बहुत। क्या क्या करो, रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, उनकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जी, जितना भी मैंने बात किया लोगों से, ये 40 लोगों से बात किया, जो मैंने पढ़ा उनके बारे में, इससे तो यही लगता है कि उनका ये जो चेंज रहा 2016 में, ये जो फंक्शन हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें उनका एकदम एक सख्त रवैया था कि हम लोग कोई भी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाएंगे इस फंक्शन में, क्योंकि ये एक हाई कोर्ट का फंक्शन है एंड जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जहां पे जो सरकार है एंड जुडिशरी, उनको सेपरेट लेने, एक वन आर्म डिस्टेंस रखने का, ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ये आप देखेंगे कि धीरे 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 जैसे जैसे वो पावर के पास आते गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो फाइनल पावर है जुडिशरी में, उसके पास आते गए, उनका पूरा रवैया चेंज हो गया। तो आज भी आप देखेंगे जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि एक जो मॉरल कंपस है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का, वो मॉरल कंपस नहीं था उनका मॉरल जो स्टैंडिंग एंड मॉरल स्ट्रेंथ वो नहीं था उनका। तो जैसे वो पावर के सामने, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसके सामने एक तरह से पूरा प्रोस्ट्रेट करने का उनका जो रवैया रहा है, वो आज पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया एंड काफी सारे उनके चेंजेस आए। आप उस टाइम पे देखेंगे उन्होंने क्या जजमेंट्स प्रोनाउंस किया था एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज उनके जो जजमेंट्स देखेंगे, कई सारे ऐसे जहां पे हाई स्टेक मैटर्स है, उनका रवैया पूरा अलग था। तो प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है अजीत जी, एक चीज जो मैं इसमें शायद इंक्लूड नहीं कर पाया रिपोर्ट में, कि मीडिया का ये जो रोल रहा है। आप देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका जो रिपोर्टाज हुआ है जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, दैट हैज रियली मिसलेड द नेशन एंड द पीपल। क्योंकि अगर मीडिया बहुत बारीकी से उनकी जो जजमेंट्स है, उनके जो बाहर में स्पीचेस वो देते थे, अगर उसका एनालिसिस करते वो उस टाइम पे, शायद फिर लोगों को नहीं लगता, ज्यादा होप्स नहीं होता उनसे, वो पहले ही समझ जाते कि वो कैसे जज है, कैसे इंसान है। लेकिन आप देखेंगे पीस बाय पीस ये जो, लेकिन ये बताओ, फिर हम ये भी तो देखेंगे, सिर्फ निगेटिव क्यों देखें, ये भी तो देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और सरकार के लिए बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन वाला था, या मणिपुर में इंटरफेरेंस, या और भी कुछ उनके जो फैसले, वो भी तो है सौरभ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आधा ग्लास खाली ही देख रहे हैं। जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। जहां पे उन्होंने अच्छा किया, जैसे कि आप बताइए, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हियरिंग्स, डिजिटाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिजिटाइजेशन, आईटी, ये सब मामले उनके बहुत पहले से ही, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, उनका उसमें बहुत रुचि रहा है, उन्होंने बहुत काम किया उसमें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी आप देखेंगे कि उन्होंने सरकार को एक तरह से पुश किया, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे ना कि अच्छा आपने पुश तो किया, लेकिन फाइनली जब वो क्विड प्रो को इन्वेस्टिगेशन, क्विड प्रो को कैसे बेनिफिशियरी का पता नहीं, फिर आपने क्या किया। तो हमें अगर कोई अक्यूज करे कि हम लोग हाफ ग्लास फुल देख रहे हैं, उनके एक्शंस भी तो फिर हाफ ग्लास फुल हुए, क्योंकि अगर करप्शन निकल के आ रहा है तो आप वो कर क्या रहे हो एज अ जज, एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या आपका ये दायित्व नहीं था कि एक निष्पक्ष जांच हो जाए इस चीज पे, इसका एक ऑर्डर कर दे? लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया वो पिटीशन एसआईटी के लिए। तो ये भी हम लोगों को देखना था
कि अगर कोई मेगा इंजीनियरिंग उसको अगर 1,000 करोड़ का बॉन्ड दिया और 15,000 करोड़ का ठेका मिल गया, या किसी और ऐसे दर्जनों कंपनियों के नाम उस समय आए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सारी कंपनियों पर बहुत बार हमने 10 वीडियो बनाए, जी अगर उनके नाम आए और वो प्रूव हुआ कि जेल जाने से पहले पैसा दिया या जेल से जमानत पर आने के बाद पैसा दिया, या ईडी सीबीआई रेड के ठीक पहले पैसा दिया, या एक रेड होने के बाद पैसा दिया, ये सब चीज जी अगर सीक्वेंस पूरा प्रूव हुआ पिछली बार, तो उसके जी बाद फिर जांच तो होनी चाहिए कि क्या इसमें क्विड प्रो को था, क्या पैसे देकर वो बचा या गिरफ्तारी से बचा, या पैसे दिए उसने 1,000 करोड़ इसलिए उसको 12,000 करोड़ के ठेके मिल गए, या एंड आपको 16,000 करोड़ के। एंड हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि एक जज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड स्पेशली चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति जो मीडिया में उनका नाम क्या रहेगा, उनका लेगेसी क्या रहेगा, इसके बारे में कंसर्न बहुत रहता है। तो कुछ तो केसेस ऐसे होंगे ना जहां पे वो बोलेंगे या दिखना चाहेंगे कि ओ मैं सरकार को मैं उनके अगेंस्ट पास कर रहा हूँ जजमेंट, तो ये भी रहा होगा उनके दिमाग में। लेकिन जो फाइनल जो लॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, कोई भी मैटर को एक तरह से उसके अंतिम एंड तक पहुंचाना हो, वो उन्होंने नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लीजिए, नहीं किया। महाराष्ट्र के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे, नहीं किया। आज भी वो जो सरकार जो उनके ही जजमेंट ने बोला था इलीगल वे से बनी है, जो महायुति सरकार है इलीगल वे से बनी है, वो जजमेंट का भी कुछ असर नहीं रहा। एंड जब नए पिटिशंस आए उस पे भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। दिल्ली वर्सेस एलजी, दिल्ली की जो राजधानी है वो 8 साल 9 साल से क्राइसिस मोड में चल रही है, जहां पे चुनी हुई सरकार के पास पावर्स नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट को भी वो एंड करने से बचते रहे एक तरह से, क्योंकि उन्होंने 1 साल से तो सुनवाई की नहीं उस मामले में। तो यही रहा कि अगर उन्होंने शुरू में भी एक थोड़ा मैं बहुत। क्लोज करने से पहले, आप जी ज्यादा क्लोजली आपने जुडिशरी को देखा है और चूंकि आप कवर करते हो, दो जजेस के बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन ये लगा, बहुत मैं कहूंगा कि मैं बहुत कम उस तरह से फॉलो करता हूं। एक जस्टिस नागरत्ना जो कल ही उनका डिसेंट था, और एक जस्टिस जोसेफ जिन्होंने वो ये कर दिया था, जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि कमेटी होनी चाहिए जिसमें सीजेआई होना चाहिए। और जस्टिस जोसेफ के कुछ और फैसले, चाहे बिल्किस बानो के मामले में या और कुछ फैसले, सेम एज जस्टिस नागरत्ना। इन दोनों जस्टिस जोसेफ रिटायर कर चुके हैं, जस्टिस नागरत्ना में भी आने वाले कुछ समय में सीजेआई की क्यू में है। इनको कैसे देखते हो? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, जस्टिस नागरत्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, लेकिन सिर्फ 38 डेज है शायद उनके हाँ, पास। बहुत कम दिन है। हाँ, सरकार कोई कंसर्न नहीं है उनको कि 38 डेज आएंगी जाएंगे, आए राम गए राम टाइप हो जाएगा उनके लिए, तो सरकार ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सरकार नागरत्ना। की बात नहीं करो, मैं उन दो जजों की जजशिप या उन जी, दोनों के जस्टिस उसको नागरत्ना कैसे बहुत ही देखते हो? इंडिपेंडेंट माइंड वाली है, क्योंकि आप जैसे देखेंगे मेरे कि ख्याल वो से नोटबंदी पे भी उनके उनका उनका डिसेंट था, जस्टिस डिसेंट नागरत्ना का रहा। बहुत उन्होंने बड़ा। बाहर लेक्चर में भी उसके बारे में बहुत ही हाँ, क्रिटिकल बाहर भी रिमार्क्स लेक्चर दिए। बोला था, बहुत ही सही बात। इंडिपेंडेंट माइंड है वो, एंड उनको कोई हिला नहीं सकता उनके व्यूज से। तो दैट वे शी इज फियर्सली इंडिपेंडेंट। जस्टिस के एम जोसेफ ऑल्सो फियर्सली इंडिपेंडेंट। वो जब जज थे, उन्होंने उत्तराखंड में जब चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के, उन्होंने जो रेस्टोर प्रेसिडेंट्स करने रूल के लिए, लगाया, गवर्नमेंट रेस्टोर करने का फैसला, हिस्टोरिकल फैसला। ओवरटर्न कर दिया था। तो इसलिए उसके वजह से उनका भी सुप्रीम कोर्ट में आना बहुत ही डिले हो गया था, क्योंकि सरकार क्लियर नहीं कर रही थी। तो जस्टिस के एम जोसेफ के बारे में भी ये जो सब जजेस से मैं मिला, उन्होंने बताया कि वो बहुत ही स्टिकलर टू द रूल्स, रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। इधर उधर की बातें नहीं देखी कि अच्छा मीडिया में मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, सरकार क्या सोचेगी, सरकार क्या कुछ कर देगी, ये नहीं सोचते थे। तो ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट जजेस अभी भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात वो है ना कि जब 2 साल में आपने 50% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेंज किया, वो जजेस कैसे रहे, वो कैसे कैसे टाइप के जजेस आपने लाए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में मैंने जिक्र तो किया है रिपोर्ट में, एंड लोगों को कुछ पढ़ना जज चाहिए। तो एंड अभी ऐसे आए होंगे जो अभी से पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग होगी उनकी। हाँ, बोल सकते हैं अब क्या उनके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन वही है कि जब आपके पास सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फॉर यू, आप सबसे यंगेस्ट जज बने कंट्री में 2000 में, आपका विरासत था, आपका नाम था, आपके आपके फादर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और आपके लिए भी 2 साल का टाइम था,
काफी 2 10 साल साल का बाद 2 टाइम, साल का पिछले टेन्योर 10 का कोई साल में सीजीआई बना। सबसे लंबा टाइम है ये। तो आपके पास इतने मौके थे, इतने अपॉर्चुनिटीज थे अपने ख्यालात को आगे बढ़ाने का, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन, प्रो पीपल, प्रो लिबर्टी एक चीज को आगे बढ़ाने का, एंड टैलेंट, क्योंकि ये तो 2 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन जो जज ये अपॉइंट करके जा रहे हैं, ये कैसे जुडिशरी को आगे बढ़ाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी रहा, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने उसका कोई इस्तेमाल किया नहीं, ऐसा सब लोग ने बोला मुझे, एंड वही मैंने लिखा। एंड ज्यादातर तो यही लगता है कि इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन हम लोगों ने भी पहले बहुत गलत शायद जज किया हो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को, इस वजह से पीपल आर मोर डिसअपॉइंटेड नाउ। मेरे ख्याल से हम लोगों ने भी बहुत तारीफें की है जस्टिस चंद्रचूड़ की, 20 बार, बहुत बार तारीफ किया, और क्योंकि वो मौके थे, चाहे मणिपुर वाला मुद्दा था जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि या तो आप कुछ करिए या हम करेंगे, या इलेक्टोरल बॉन्ड, और बहुत सारे ऐसे मौके जब हमने भी बहुत तारीफें की। लेकिन अब जब आप ओवरऑल असेसमेंट करते हैं तो आप 2 साल के टेन्योर के सारे फैसले, और उसके पहले जब आप चीफ जस्टिस बनने से पहले लगभग 6 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे, 2016 के बाद से 22 तक, वो सारे फैसले जब देखते हैं तो उसमें अयोध्या का फैसला भी है, ज्ञान वापी भी है, और इन सब के बाद वो बयान भी है कि भगवान ने उन्हें रास्ता सुझा दिया अयोध्या के फैसले के लिए। मस्जिद वाला फैसला या उनके जो कमेंट्स रहे हैं कोर्ट में, इसके वजह से तो अब हर एक मस्जिद देश के खतरे में है, क्योंकि हर एक मस्जिद के ऊपर अब एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये बेंच ने तो एंटरटेन कर लिया, तो क्या वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो, कि हर एक मस्जिद देश में आज वो जो कवच था प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का, उस कवच को हटा दिया उन्होंने, हटा दिया। तो ये लेगेसी है, ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं देश के लिए, तो ये लोगों को आई थिंक जानने का जरूरत था। एंड लोग लिख रहे हैं अभी भी, एंड आई थिंक ये शायद एड्रेस करे कोई भी इंटरव्यू में जो ये देंगे आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखते हैं, आप भी ट्राई करो, हमें तो इंटरव्यू नहीं देंगे, आप ट्राई करो। मुझे तो वो देने से रहे इंटरव्यू, क्योंकि अब तो हो गया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, एक यंग रिपोर्टर जो शानदार काम कर रहा है, किया है, और ऐसे लोग, ऐसे जर्नलिस्ट मेरा हिंदी उतना में फ्लुएंट नहीं है, तो आई होप अरे लोग बहुत समझ अच्छी जाए। हिंदी बोल रहे हो सौरभ, मुझसे अच्छी हिंदी बोल रहे हो, बहुत अच्छी हिंदी। और सबसे बड़ी बात, सब्सटेंस और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, मेरी अंग्रेजी उससे खराब है, तो इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, नमस्कार भी। और लंबी बातचीत इसलिए की ताकि आप चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की फंक्शनिंग, उनकी कार्यशैली, उनके 2 साल के टेन्योर, उसकी बारीकियों को समझें, और उसके बाद इसके अलावा कुछ समझना चाहते हैं तो आप जो ये मैगजीन है कैरावान, वो खरीदें, सब्सक्राइब करें, और 45 पन्ने की रिपोर्ट सौरभ की पढ़ें। फिलहाल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, नमस्कार। थैंक यू।